अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाउ बच्चों, हमारी जो बात चल रही है वो ब्रीथिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी सांस लेने का अमल और गैसों का तबादला। तो कैसे हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर खारिज करते हैं, कैसे हमारे जिस्म के अंदर हवा जाती है और हवा बाहर खारिज होती है, इस अमल को हम देख रहे हैं। तो हमने कल मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग यानी ब्रीथिंग का जो अमल होता है वो किस तरह से अंजाम दिया जाता है उसको हमने कल समझा था। आज हम बात करने वाले हैं कि जब हमारे जिस्म में सांस लेने का अमल होता है तो हवा की कुछ मिकदार है जो अंदर जाती है और हवा की कुछ मिकदार है जो बाहर आती है। देखिए, मैं लफ्ज बोल रहा हूँ मिकदार, क्वांटिटी। तो कुछ अमाउंट में हवा अंदर जाएगी, कुछ अमाउंट में हवा बाहर आएगी। फिर आप थोड़ी देर के लिए ये भी तस्वीर करिए कि जब आप रनिंग कर रहे हैं, भाग रहे हैं, या कभी ऐसा हो जाए कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, कोई ऐसी अचानक में कोई हालात ऐसे आ जाए जहां से आपको निकलना पड़े, भागना पड़े, जैसा कुत्ता आपके पीछे लग जाए। तो कुत्ता जब आपके पीछे लगेगा तो उस वक्त आपकी सिचुएशन क्या होगी? क्या वही सिचुएशन होंगी जो आप एक कुर्सी पर बैठ कर होते हैं? तो जिस तरह से आप कुर्सी पर आराम से बैठे हुए टेका लगाकर, उस वक्त जिस तरह से आप हवा अंदर ले रहे हैं और हवा छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हैं, तो जो इनहलेशन हो रहा है, एक्सलेशन है, एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन का अमल है, ये उसी तरह से रहेगा या इस अमल में भी कुछ तब्दीली आएगी? तो ये बहुत अहम होता है कि हमारे जिस्म के अंदर जो हवा की मिकदार है वो किस कंडीशन में कितनी ज्यादा होगी। तो इससे हमको दो बातें समझ में आएंगी। एक कि ये जो हमारे जो फेफड़े, उन फेफड़ों की कैपेसिटी कितनी है। कैपेसिटी मतलब उनकी क्या बोलेंगे उसको, उनके अंदर एक कितनी मिकदार में हवा अंदर स्टोर हो सकती है और कितनी मिकदार में हवा बाहर जा सकती है ना। अब आपको समझ में आया होगा कि हम उर्दू से कितने पीछे है। ये उर्दू के कुछ अल्फाज है जो मेरे को यहाँ पर बोलना है, लेकिन वो भी इतने जल्दी याद नहीं आ रहे है ना। ठीक, खैर, ये मसला इंशाल्लाह बहुत जल्दी हल हो जाएगा जब हम इस तरह के लेक्चर्स वगैरह, इस तरह की वीडियोस हमारे पास यूट्यूब से बड़े पैमाने पर बनने लगेंगे, तो हम दोबारा शायद उर्दू जबान को और अच्छे से इस्तेमाल करना सीख जाए ना। हम हमारा जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज वो है तनफ्फुसी हजम। क्या कहते हैं उसको? तनफ्फुसी हजम। और उसको कहा जाता है गुंजाइश। आमतौर पर तनफ्फुसी हजम और तनफ्फुसी गुंजाइश है ना। यहाँ पर हजम को जब ट्रांसलेट किया गया तो उसको इंग्लिश में असल में जो लफ्ज यहाँ यूज किया जा रहा है वॉल्यूम। जब भी हम वॉल्यूम या हजम यहाँ पर बोल रहे हैं तो आपने उसको सिंपली समझ जाना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, मिकदार की, यानी आप किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्वांटिटी। दूसरा, जब कैपेसिटी गुंजाइश है तो गुंजाइश का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, कैपेसिटी। किसकी बात कर रहे हैं, कैपेसिटी। ठीक है, तो ये दो अल्फाज को आपने याद रखना है, शायद आपको बात सारी समझ में आएगी ना। सबसे पहला जो हजम या वॉल्यूम या मिकदार की हम बात कर रहे हैं उसको बोला जाता है टाइडल हजम। क्या बोला जाता है उसको? टाइडल हजम। यानी जब दो चीजें बराबर हो जाती है, जब दो चीजें बराबर हो जाती है, इक्वल हो जाती है, तो उसके लिए लफ्ज यूज किया जाता है टाइडल। ना, अब ये टाइडल वाले में होता क्या है कि मामूल के मुताबिक, अब मामूल के मुताबिक जब हम तनफ्फुस है, अमल तनफ्फुस अंजाम देते हैं तो उस दौरान अंदर ली जाने वाली हवा और बाहर छोड़े जाने वाली हवा की जो मिकदार है उस मिकदार को बोला जाता है टाइडल वॉल्यूम। आमतौर पर कोई भी जो शख्स होता है वो 500 मिलीलीटर हवा अंदर लेता है और 500 मिलीलीटर हवा बाहर छोड़ता है। यानी टाइडल जो वॉल्यूम होगा हमारे जिस्म का वो कितना होगा, 500 ml। एक मरतबा जब हम सांस लेते हैं, कल हमारी बात हुई थी कि हम एक मिनट में कितनी मरतबा अमल तनफ्फुस अंजाम देते हैं। तो हमने कहा था कि हम 12 से 16 मरतबा अमल तनफ्फुस यानी ब्रीथिंग लेते हैं। तो अगर एक मरतबा की बात की जाए तो एक मरतबा में हमारे पास जो टाइडल वॉल्यूम होगा, यानी एक बार में या एक मरतबा में हम कितना हवा बाहर अंदर लेंगे और छोड़ेंगे, तो 500 ml। ठीक है, 500 मिलीलीटर हवा अंदर बाहर जोड़ेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको एक मिनट का पूछा जाए तो एक मिनट में हो सकता है कि आप 12 मरतबा ब्रीथिंग करें। तो 12 मरतबा अगर ब्रीथिंग करेंगे और उसको 500 से अगर जरब देते तो आपके पास वैल्यू क्या आएंगे, 12 पंजे 60, यानी तकरीबन आप कितने हवा के अंदर बाहर छोड़ सकते हैं, 6000। कितने ml आप हवा को अंदर बाहर करते हैं, 6000 ml, यानी 6000 ml मिलीलीटर हवा क्या करते हैं एक मिनट में। या अगर आप 16 मरतबा
ब्रीथिंग करते हैं तो 16 मरतबा जब आप ब्रीथिंग करेंगे तो 1 मिनट में आप आमतौर पे कितनी ml हवा अंदर बाहर करते हैं? 8000। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर 1 मिनट की बात करते हैं तो 1 मिनट में या तो आप 6000 या तो 8000 मिलीलीटर हवा क्या कर सकते हैं? अंदर ले सकते हैं और बाहर निकाल सकते हैं। यानी अगर आपको पूछा जाए कि आपका जो टाइडल वॉल्यूम है, और टाइडल वॉल्यूम को आमतौर पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है टीवी। क्या? टीवी। तो टीवी का वैल्यू आपका कितना है? टीवी का वैल्यू 1 मिनट में आपके पास कितना है? 500 ml एक मर्तबा में, और 1 मिनट में कितना है? 6000 टू 8000 ml। तो इम्तिहान में याद रखना है किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं। नाउ दूसरा जो वॉल्यूम है उसको बोला जाता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है IRV। इंस्पायरेटरी रिजर्व, देखिए रिजर्व जब हम बोलते हैं ना, तो रिजर्व का मतलब होता है कि कुछ चीज होती है जो उसकी मिकदार से ज्यादा हो। ना कोरोना आया तो कोरोना में आपने क्या करना शुरू करे? घर में अनाज को रिजर्व करना शुरू करे, यानी आपको जितनी चाहिए थी उससे ज्यादा लाके आप बचा के रखते थे। क्यों? ताकि अगर खुदा ना खास्ता कल को अगर लॉकडाउन हमें ऐसा लग जाए कि भाई आप घर के बाहर भी नहीं निकल सकते, तो फिर परेशानी हो जाएगी। वैसे ही होता है कि कहीं आप घूमने जा रहे हैं तो आप क्या करते हैं? एक्स्ट्रा में चीजें अपने पास जमा करके रख लेते हैं, ताकि अगर रास्ते में वो चीज ना मिले तो आप क्या करते हैं? रिजर्व करते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह से आप जब इंस्पायर करते हैं, यानी जब आप इनहालेशन करते हैं, जब आप हवा अंदर लेते हैं, तो आप क्या करते हैं? नॉर्मल मिकदार से ज्यादा हवा को भी अंदर लेते हैं। जैसे आप रनिंग कर रहे हैं तो रनिंग में क्या करते हैं? आप नॉर्मल सांस ले रहे हैं और नॉर्मल सांस के बाद और थोड़ी एक्स्ट्रा हवा अंदर लेते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा हवा आपने लिया है वो क्या कहलाती है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ना अब इसकी डेफिनेशन को समझते हैं कि टाइडल हजम, यानी आमतौर पे जो हवा अंदर ले रहे हैं उसके अलावा अगर हवा की वो मिकदार जिसे कोई शख्स क्या करता है? कुव्वत लगाकर, यहां पर इंग्लिश में लफ्ज है फोर्सफुल। क्या करता है? फोर्सफुल, कुव्वत लगाकर क्या करता है? अंदर खींचता है। तो वो जो हवा की मिकदार है जिसको आपने कुव्वत लगाकर अंदर लिया उसको बोला जाता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और एक शख्स के बॉडी में जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो सकता है वो 2500 मिलीलीटर से 3000 मिलीलीटर तक हो सकता है। यानी 2500 से कितना ज्यादा हम ले सकते हैं? 2500 से 3000 मिलीलीटर तक हवा को हम क्या कर सकते हैं? अंदर ले सकते हैं। तो दूसरा है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ना जिस तरह से हमने कहा कि कोई शख्स फोर्स लगा के, कुव्वत लगा के हवा अंदर लेगा, तो इसी तरह से वो कुव्वत लगा के हवा को बाहर भी क्या कर सकता है? खारिज कर सकता है। जैसा हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम क्या करते कुव्वत लगा के कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट में हवा को क्या करते हैं? बाहर खारिज करते हैं। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि हवा की वो इजाफी मिकदार जिसे कोई भी शख्स क्या करता है? कुव्वत लगाकर जिस्म से बाहर छोड़ता है। जब कुव्वत लगाकर आप बाहर जिस्म से छोड़ेंगे तो उसको बोला जाता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी वो हवा की मिकदार जो कुव्वत लगाकर जिस्म से क्या की जा रही है? बाहर खारिज की जा रही है, उसको क्या बोला जाता है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और आमतौर पर ये जो हवा की मिकदार होती है 1000 ml से लेकर 1100 ml तक होती है। तो याद रखना है कि हमारे पास जो टीवी है, टाइडल वॉल्यूम है, वो कितना होता है? 500 ml। उसी तरह से IRV यानी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है? 2500 ml से 3000 ml। और इसी तरह से ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये कितना हो सकता है? 1000 ml से लेकर 1100 ml तक हो सकता है। इतनी हवा आप क्या कर सकते हैं? एक्स्ट्रा में ले सकते हैं और एक्स्ट्रा में बाहर छोड़ सकते हैं। याद रहेगा। तो ये 3 वॉल्यूम है। नाउ एक और वॉल्यूम है, चौथा वॉल्यूम। उस चौथे वॉल्यूम को बोला जाता है रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या बोला जाता है इसको? रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम या किसको बोलते हैं? देखिए जब भी रेसिड्यू वर्ड बोलते हैं तो आमतौर पे जो रेसिड्यू वर्ड है ये केमिस्ट्री के जबान में यूज किया जाता है। यानी हम जिसको आमतौर पे बोलते हैं बचा कुचा। क्या बोलते हैं उसको? बचा कुचा। या और बचा कुचा के लिए हमारे लिए अच्छे अल्फाज क्या है? बाकी। अब क्या हो गया? आपने क्या किया? फोर्स लगा के हवा को बाहर खारिज किया,
लेकिन आपके फेफड़े से सारी की सारी हवा बाहर खारिज हो जाती है क्या? नहीं, कुछ हवा फेफड़े के अंदर बाकी रह जाएगी। अगर पूरी की पूरी हवा फेफड़े से बाहर निकल गई तो क्या होगा? फेफड़े की जो दीवारें एक दूसरे से दूर थी वो आके एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगी। जैसा हम लोग गुब्बारा होता है, बलून होता है, फुग्गा होता है, फुग्गे को जब एक मरतबा आप हवा भरते हैं तो फुग्गा को हवा भरने से पहले वो क्या होता है, उसकी दोनों जो दीवारें होती है वो एक दूसरे से पूरी तरह से क्या होती है, चिपकी होती है। लेकिन एक मरतबा आपने हवा भरा और जब दोबारा आप हवा भरा और छोड़ दिया तो वो दीवारें वापस से जैसी पहले थी वैसी चिपक जाती है क्या? नहीं चिपकती। क्यों नहीं चिपकती? क्योंकि कुछ मिकदार में वहां पर अंदर क्या होती है, हवा बची रह जाती है। वैसे ही हमारे जो लंग्स है, हमारे जो फेफड़े, एक मरतबा अगर उनमें हवा चले जाए तो वो हवा हमेशा उसमें बाकी रहेगी। तो वो हवा की मिकदार जो कभी भी लंग्स से बाहर नहीं निकल सकती, फेफड़ों से कभी भी बाहर नहीं निकल सकती, उसको क्या बोला जाता है? बाकी मानदा हजम, या उसको क्या बोला जाता है? रेसिडियल वॉल्यूम। ना अब इसकी तारीफ क्या है? हवा की वो मिकदार जो ईआरवी मतलब आपने क्या किया, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कुव्वत लगाकर आपने हवा को क्या किया, बाहर खारिज किया। तो क्या हो गया, ईआरवी को निकालने यानी कुव्वत लगाकर हवा को निकालने के बाद भी वो हवा की मिकदार फेफड़ों में रह जाएगी, उस हवा को बोला जाता है रेसिडियल वॉल्यूम या आरवी, या उर्दू में हम उसको क्या कह रहे हैं, बाकी मानदा हजम या बाकी मानदा मिकदार। और ये बाकी मिकदार कितनी होती है? ये 1100 ml टू 1200 ml। तो जो आरवी होता है, आरवी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? वो 1100 ml से लेकर कितनी हो सकती है? 1200 ml। याद रहेगा, ये बहुत अहम है, इसको याद रखना। हर साल इम्तिहान में यहाँ से सवाल पूछा गया है, इसलिए ये बहुत अहमियत का है, इसलिए इसको डायरेक्टली आपने याद रखना है। टीवी 500 ml, IRV 2500 से 3000, ERV 1000 से 1100 और RV 1100 से 1200। ये चार बातें आपको बड़े अच्छे से याद रहना ना। अब इसके बाद एक और पॉइंट है, उसको क्या बोला जाता है? अभी यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक के अंदर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। वो क्या हुआ कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है कि अभी जिसको हमने बात की है वो सारी की सारी क्या थी, तनफुसी हजमें। तो मस्कुरा बाला यानी ऊपर जो हजम हमने पढ़ा है, उस हजमों के अलावा हमारे पास कुछ पल्मोनरी कैपेसिटीज होती है। क्या होती है? पल्मोनरी कैपेसिटीज, पल्मोनरी कैपेसिटीज। अब ये पल्मोनरी कैपेसिटीज का मतलब क्या है? पल्मोनरी जो लफ्ज है ये असल में इस्तेमाल किया जाता है फेफड़ों के लिए। किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? फेफड़ों के लिए। यानी ये लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? लंग्स के लिए। ठीक है, तो याद रखना पल्मोनरी का मतलब क्या हो रहा है? लंग्स की बात हो रही है। अब हम क्या कहते हैं कि फेफड़ों के अंदर क्या होती है? फेफड़ों के अंदर कुछ गुंजाइश होती है। गुंजाइश का मतलब क्या होता है? उसकी कुछ कैपेसिटी होती है। क्या होती है? उसकी कुछ कैपेसिटी। जैसा आप है, आप दावत में गए तो 4 नान खाने की कैपेसिटी है, 10 नान खाने की कैपेसिटी है, 2 बिरयानी की प्लेट खाने की कैपेसिटी है, 4 गुलाब जामुन खाने की कैपेसिटी। हर एक की अपनी क्या होती है? कैपेसिटी। यानी नॉर्मल से ज्यादा वो उसकी एक कुव्वत होती है, एक ताकत होती है जिसको वो बर्दाश्त कर सकता है। तो लंग्स की भी कैपेसिटी। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला कि लंग्स के अंदर क्या होता है, 500 ml हवा जाती है, लेकिन लंग्स की कैपेसिटी ये है कि वो 500 के अलावा और 2500 हवा को भी क्या कर सकता है? अंदर ले सकता है। और ऑलरेडी अंदर एक हवा बची हुई, वो कितनी है? रेसिडुअल वॉल्यूम 1100 से 1200। अब अगर ये तीनों भी हवा की मिकदार लंग्स के अंदर चली गई तो लंग्स तो बहुत बड़ा हो गया। यानी लंग्स की कैपेसिटी कितनी है? लंग्स की कैपेसिटी इतनी ज्यादा है कि ऑलरेडी उसके अंदर 1100 से 1200 हवा रह सकती है, फिर वो 500 और उसमें ऐड कर सकता है, और 2500 से 3000। इसका मतलब सिर्फ लंग्स के अंदर आने जाने वाली हवा नहीं रहती, बल्कि उस हवा की मैक्सिमम क्वांटिटी भी जा सकती है, इजाफी मिकदार भी जा सकती है। यानी लंग्स की, फेफड़ों की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। हम बोलते हैं ना कि यार मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैं किसी को 1 रुपया भी दे सकता हूँ और मैं किसी को 1 लाख भी दे सकता हूँ। यानी मेरी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, जो दिख रहा है आपको वो बहुत कम है। ठीक है, तो इस तरह से लंग्स की कुछ कैपेसिटी होती है, गुंजाइश होती है, और इन गुंजाइश का इस्तेमाल हम कहां पर करते हैं? इन गुंजाइश का इस्तेमाल हम करते हैं तशखीस में। किसमें करते हैं? तशखीस में। किसमें करते हैं? डायग्नोसिस में। डायग्नोसिस का मतलब क्या है? बीमारियों की शनाख्त करने में।
किसकी शनाख्त करने में? बीमारियों की शनाख्त। अभी किसी शख्स के जिस्म में कौन सी बीमारी है, वो लंग से रिलेटेड है या नहीं है, वो फेफड़ों से रिलेटेड है या नहीं है, उनको अगर हमको समझना है तो हम क्या करते हैं? इन कैपेसिटीज का इस्तेमाल करते हैं। अब कैपेसिटीज को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैपेसिटीज को हम कैसे मालूम करते हैं? तो हम क्या करते हैं, हमारे पास ये जो 4 हजम है, कौन से 4 हजम है? टाइडल हजम, इंस्पायरेटरी रिजर्व हजम, एक्सपायरेटरी रिजर्व हजम और रेसिडुअल हजम यानी बाकी मानदा हजम। इन चारों में से हम जो चार, या तो हम चारों को एक साथ जमा करेंगे, या चारों में से 3 को जमा करेंगे, या चारों में से किसी 2 को जमा करेंगे। जब हम उनको एक दूसरे के साथ जमा करते हैं तो हमारे पास क्या आती है? गुंजाइश, कैपेसिटी। ठीक है, तो जब भी हमको गुंजाइश को, कैपेसिटी को जमा करना होता है तो हम क्या करते हैं? 2 हजम को एक दूसरे के साथ जमा करते हैं। जमा करने का मतलब क्या होता है? एडिशन करते हैं। जमा, मनफी, याद आ रहा है ना? तो प्लस, माइनस, याद आ रहा है ना? तो हम क्या करते हैं? या तो चारों हजम को, या तो 2 हजम को, या तो 3 हजम को जमा करेंगे, ऐड करेंगे। उसकी वजह से फिर हमको गुंजाइश मिलेगी, कैपेसिटी मिलेगी। अगर लंग्स की गुंजाइश अगर बराबर आती है तो हम बोलेंगे कि लंग्स सही अंदाज में काम कर रहे हैं, फेफड़े सही अंदाज में काम कर रहे हैं। अगर वो हजम और वो कैपेसिटी में अगर उसकी वैल्यू में तब्दीली आती है तो हम बोलेंगे कि लंग्स के अंदर कुछ तो भी क्या हो गया है? प्रॉब्लम आ गया, कुछ तो बीमारी है। तो इस तरह से हम इसके तशखीस के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं ना। एनसीईआरटी में जो मैंने कहा कि इसमें थोड़ी सी गलती हो गई, वो क्या हो गई कि ये जो मस्कुरा कैपेसिटीज है, उस कैपेसिटीज को उन्होंने यहाँ लिख दिया, पहले वाली को, यानी शुरुआत यहाँ से हो रही है लेकिन उसको स्टार्ट उन्होंने वहां से कर दिया। तो असल में होना ये चाहिए था कि इस लाइन के बाद ये आना चाहिए था। इसलिए अक्सर बच्चे क्या कर जाते हैं, जब वो इस बुक को पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि शायद ये भी हजम है, लेकिन ये हजम नहीं है। ये क्या है? कैपेसिटी। ठीक है, तो पहली जो कैपेसिटी है उसको बोला जाता है इंस्पायरेटरी गुंजाइश या इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी गुंजाइश या इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब आप एक्सपायरेशन करते हैं तो उस एक एक्सपायरेशन के बाद कोई भी शख्स हवा की जितनी मिकदार अंदर ले सकता है उसको बनाया था आईसी। बात को समझिए, आप एक्सपीरेशन कर रहे हैं यानी आप हवा खारिज कर रहे हैं। हवा खारिज करने के बाद आप क्या कर सकते हैं? हवा अंदर लेंगे। कितनी हवा ले सकते हैं? तो आप 500 ml भी ले सकते हैं, प्लस फोर्स लगाकर भी हवा अंदर ले सकते हैं। तो 500 कौन हो गया? 500 हो गया टाइडल वॉल्यूम, और फोर्स लगा के लेने वाली कौन हो गई? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और दोनों के जब जमा करेंगे तो आपके पास क्या आएगी? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि आपके पास टाइडल वॉल्यूम है 500, प्लस आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है? 2500। तो जो आईसी है उस आईसी की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी? 3000 ml। अगर यह 3000 होता तो 3500। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं? 2 हजमों को, 2 वॉल्यूम्स को जब हम मिलाते हैं, जमा करते हैं, ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आती है? इंस्पायरेटरी गुंजाइश। यानी लंग्स की अपने अंदर हवा लेने की जो गुंजाइश है वो कितनी है? वो कितनी है? 3000 से 35000 सिर्फ एक बार में। वो कैसे आएगी? जब हम टीवी को किसके साथ जमा करेंगे? IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ना दूसरा जिसको बोला जाता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व गुंजाइश। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? एक सांस अंदर लेने के बाद कोई शख्स हवा की जितनी मिकदार बाहर छोड़ सकता है। अब आप बाहर कितना छोड़ेंगे? तो टीवी 500 ml आप अंदर लेते हैं और 500 ml नॉर्मली ऐसा करते हैं। लेकिन अब आप ताकत लगाकर कितनी छोड़ते हैं? तो वो क्या होती है? ERV। फॉर एग्जाम्पल 500 ml आपने हवा छोड़ा और प्लस आपने थोड़ा और ताकत लगा के छोड़ा, तो हमने पढ़ा हुआ है कि आप वो ताकत लगा के कितनी हवा बाहर खारिज कर सकते हैं? या तो आप 1000 ml करेंगे या फिर 1100। तो इस तरह से आपके पास EC की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1500 ml। तो आपने क्या किया? इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को जमा किया, तो आपके पास कौन सी वैल्यू आ गई? एक्सपायरेटरी ना। इसी तरह से तफाउली बाकी मानदा गुंजाइश यानी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शन को हम क्या कहते हैं? फेल। फंक्शन को हम क्या कहते हैं? फेल। फेल का मतलब क्या होता है? काम। अभी इसी फेल का एक जो लफ्ज बना है वो है तफाउली, यानी जब आप काम की, यानी काम की, और देखिए दूसरा लफ्ज है बाकी मानदा।
यानी हवा की वो मिकदार जो लंग्स के अंदर बाकी रहेंगी, और बाकी भी इसलिए रहेंगी क्योंकि उसका लंग्स के अंदर कुछ काम है, तब उसको क्या बोला जाता है? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। अब फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या है? देखिए, हवा की वो मिकदार जो मामूल के मुताबिक सांस बाहर छोड़ने के बाद, देखिए बहुत अहम है, आप नॉर्मल बात कर रहे हैं, यानी नॉर्मल रेस्पिरेशन के बाद, नॉर्मल रेस्पिरेशन के बाद जो हवा आपकी बच जाएगी, नॉर्मली आप 500 लेते हैं, 500 छोड़ दें, बराबर। तो आप जब नॉर्मली 500 लेते हैं और 500 छोड़ दें, तो 500 के बाद आप और कुछ भी छोड़ सकते हैं, और 500 के बाद आप और कितनी छोड़ सकते हैं, जिसको आप बोलते हैं ईआरवी, यानी ताकत लगाकर आप उसको क्या कर सकते हैं? बाहर। लेकिन आपने उसको बाहर खारिज अगर नहीं किया तो वो किस में काउंट हो जाएगी? तफाउली बाकी मानदा, यानी छोड़ने के बाद भी फेफड़ों में वो क्या होती है? रह जाती है। तब उसको क्या बोला जाता है? एफआरसी। तो एफआरसी किसको कहते हैं? एफआरसी जब आप ईआरवी को किसके साथ जमा करेंगे? आरवी के साथ, तब आपके पास कौन सी वैल्यू आएगी? एफआरसी। दोबारा बात को समझिए, दोबारा बात को समझिए, हम क्या कह रहे हैं? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, तफाउली बाकी मानदा गुंजाइश। इसका मतलब क्या है? हम ये कह रहे हैं कि आमतौर पे जब हम हवा को बाहर छोड़ते हैं, तो हवा को जब हम बाहर छोड़ते हैं तो हमारे पास एक अमाउंट है जो कभी भी बाहर नहीं जाएगा, और उसको हम क्या कहते हैं? आरवी। लेकिन जब हम नॉर्मली आमतौर पे इंस्पिरेशन का अमल करते हैं और एक्सपिरेशन का अमल करते हैं, हवा बाहर छोड़ते हैं, तो उसके बाद भी कुछ हवा की मिकदार हमारे पास है जो बाहर जा सकती है, और वो कौन है? वो है ईआरवी। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे लंग्स के अंदर ये दोनों हवा मौजूद है, और ये दोनों हवा अगर मौजूद है तो हमारा लंग्स क्या कर रहा है? काम कर रहा है। अगर ये दोनों हवा में से कोई एक हवा भी चलेगी तो हमारा लंग्स काम नहीं करेगा। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? एफ आर सी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ना उसके बाद है वाइटल कैपेसिटी। ना वाइटल कैपेसिटी, आमतौर पे वाइटल कैपेसिटी बोला जाता है जो जरूरी है या जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत अहमियत की हामिल है, उसके लिए लफ्ज यूज किया जाता है वाइटल। ना अभी वाइटल को दो तरीके से डिफाइन किया जाता है। एक, हवा की वो ज्यादा से ज्यादा मिकदार जिसे कोई शख्स कुव्वत के साथ सांस बाहर छोड़ने के बाद अंदर ले सकता है। क्या हो रहा है? देखिए, हवा की ज्यादा से ज्यादा वो मिकदार जिसको क्या हो रहा है? एक शख्स कुव्वत के साथ सांस बाहर छोड़ने के बाद अंदर लेगा, यानी आपने क्या करे? कुव्वत के साथ सांस छोड़े और ज्यादा से ज्यादा एयर हवा अंदर लिए, तो आपने वही हुआ, कुव्वत के साथ छोड़े, कुव्वत के साथ अंदर लिए। या उसका दूसरा जो डेफिनेशन होता है वो ऐसा होता है, हवा की वो ज्यादा से ज्यादा मिकदार जो शख्स, हवा की वो ज्यादा से ज्यादा मिकदार जिसे कोई शख्स कुव्वत के साथ सांस अंदर लेने के बाद, सांस अंदर लेने के बाद बाहर छोड़ता है, यानी सिर्फ लफ्ज चेंज हो गया, अंदर लेने के बाद बाहर छोड़ेगा, तो इसका मतलब है वो फोर्स लगा के अंदर लेगा और फोर्स लगा के बाहर छोड़ेगा। तो अब इस कंडीशन में उसको क्या बोला जाता है? वाइटल कैपेसिटी। उर्दू में ये जो तारीफ यहाँ लिखी गई है वो एक ही तारीफ यहाँ लिखी गई है। अगर आप इंग्लिश की किताबें देखेंगे तो उसमें दोनों तारीफें हैं जिसमें सिर्फ लफ्ज चेंज है। ठीक है, तो आपको अगर ज्यादा मुश्किल नहीं गया, अगर आज आपके साथ में कोई दोस्त है उनके पास इंग्लिश की किताब है उसमें वो डेफिनेशन लिखी हुई है, तो आप वहां से उसको ले, उसको आसानी से उर्दू में ट्रांसलेट करें और अपने पास लिख के रखें, या फिर जो मैंने बोला है उसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपने पास, आपको बात समझ में आ जाएंगे इंशाल्लाह। नाउ अब क्या होगा? तो वीसी को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? हवा की ज्यादा से ज्यादा मिकदार जो आप कुव्वत लगा के ले सकते हैं वो कौन हो गया? ईआरवी। नॉर्मली आप हवा की मिकदार ले रहे हैं वो कौन हो गया? टीवी। और आईआरवी का मतलब क्या हो गया? हवा की वो मिकदार जो आप अंदर कुव्वत लगा के ले रहे हैं। तो अब क्या हो गया? टीवी का मतलब होता है नॉर्मल, टीवी का मतलब क्या होता है? नॉर्मली आप जो हवा छोड़ रहे हैं और ले रहे हैं, फोर्स लगा के यानी कुव्वत लगा के ज्यादा से ज्यादा जो हवा छोड़ते हैं वो कौन है? ईआरवी। और कुव्वत लगा के ज्यादा से ज्यादा जो एयर अंदर लेते हैं वो कौन हो गया? आईआरवी। तो इसका मतलब अगर आपको वीसी की कैलकुलेशन करना है तो वीसी का मतलब होता है आईआरवी प्लस आरवी प्लस ईआरवी, ये तीनों को अगर आप मिलाते हैं तो आपके पास कौन सी वैल्यू आती है? वाइटल कैपेसिटी। नाउ उसके बाद आखिरी बहुत अहम है, इसको याद रखिए। नाउ उसके बाद है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी में क्या होता है? टोटल लंग कैपेसिटी में ये होता है कि अब आप सारी की सारी
वॉल्यूम्स को एक दूसरे के साथ ऐड कर देंगे, जमा कर देंगे। यानी आप टीवी को, ईआरवी को, आईआरवी को और आरवी को सबको मिला देंगे। यानी लंग्स ऐसा समझ लीजिए कि आपके पास एक आटे का डब्बा है, आपने ढक्कन लगा दिया, तो अब अंदर जितना डाल सकते थे सब डाल दिया, और जो निकाल सकते थे वो भी नहीं निकाला। तो इसका मतलब सबकी सब अंदर है, यानी अंदर आरवी भी है, आईआरवी भी है, ईआरवी भी है और टीवी भी है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, इस हवा का कुल हजम जो कुव्वत के साथ सांस लेने के बाद फेफड़ों में क्या हो सकता है, रह सकता है। यानी आपने क्या किया, हवा का वो हजम जिसको आपने कुव्वत लगा कर लिया, लेकिन एट द एंड, आखिर में, कौन सी चीज के आखिर में, सांस लेने के आखिर में, सांस लेने के आखिर में। यानी आप ऐसा समझ लीजिए कि आपके एक पास एक खाने की प्लेट है, उस खाने की प्लेट में जितनी चीजें आप ले सकते हैं आखिर तक, जितनी चीजें आपने आखिर तक ले लिया, अब उसमें से कुछ चीजें आप बाहर भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी आपने निकाला क्या नहीं, सिर्फ आप क्या करते जा रहे, ऐड करते जा रहे, आखिर तक जितनी चीजें आप ऐड कर सकते हैं वो सब मिलाकर क्या रह जाएगा, टोटल कैपेसिटी उस प्लेट की। तो वैसे ही हमारे पास लंग्स की टोटल कैपेसिटी रह गई, आखिरी जितनी हवा की मिकदार आप लंग्स में ऐड कर सकते हैं आखिर तक, वो सब की सब क्या कहलाएगी, टोटल लंग कैपेसिटी। और आखिर तक आप क्या कर सकते हैं, तो आप एक तो ये कर सकते हैं कि आप टीवी नॉर्मली, आईआरवी फोर्सफुली, अब आपने क्या किया, आपने नॉर्मली हवा अंदर भी ली, फोर्सफुली हवा अंदर भी ली, अभी आपके लंग्स के अंदर ऑलरेडी एक हवा मौजूद है जो कभी बाहर नहीं जाने वाली, प्लस आपके अंदर एक और हवा मौजूद है जिसको आप फोर्सफुली बाहर भेज सकते थे, लेकिन आपने उसको भेजा क्या। इस तरह से आपके पास जो टोटल लंग कैपेसिटी आएगी, टीवी आएगी, वो क्या आ जाएगी, एक तो आपका टीवी रहेगा, दूसरा आपका आईआरवी रहेगा, तीसरा आपका ईआरवी रहेगा, और चौथा जो वॉल्यूम रहेगा वो क्या रहेगा, आरवी। इन सब को मिलाकर आपके पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, टीवी। तो टोटल टीएलसी क्या आ जाएगी, टीएलसी कौन सी वैल्यू आ जाएंगी आपके पास, टीएलसी। नाउ टीएलसी को एक और तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो क्या है, टीएलसी को आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल टीवी, आईआरवी, ईआरवी, अगर ये तीनों को मिलाया तो आपके पास कौन सी वैल्यू आती है, वीसी। इसका मतलब वीसी प्लस, गड़बड़ हो गया कुछ तो गड़बड़ हो गया, टोटल, हाँ बराबर, पीसी प्लस आरवी। वीसी प्लस अगर आरवी की बात करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, टीएलसी। तो आमतौर पे याद रखना है, यहाँ पर ऊपर मैंने गड़बड़ कर दिया, देखो टीवी की जगह आरवी कर दिया शायद यहाँ, है ना, तो यहाँ क्या होता है, टीवी, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, टीएलसी वीसी प्लस आरवी, टोटल लंग कैपेसिटी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप वीसी को किसके साथ जमा कर देंगे, आरवी के साथ, तो भी आपके पास कौन सी कैपेसिटी आ जाएगी, टोटल लंग्स कैपेसिटी। यानी आपके जो लंग्स की जो कुल हवा की मिकदार का हजम है वो आ जाएगा। नाउ बच्चों ये चारों भी बहुत अहम है, चारों भी चीजें बहुत अहम है, इम्तिहान में बार बार इनको पूछा जाता है, बार बार इन पे सवाल किए जाते हैं, इसलिए अपने इनको बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत अच्छे से इनको समझना है। इनको समझने का एक आसान तरीका जो है, या जिसको आप आसानी से इम्तिहान हॉल में हल कर सकते हैं, उसका एक बेहतरीन तरीका, सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आपने उसको लिख कर रखना है और इम्तिहान में अगर सवाल आता है तो उसको लिखना है। पहले आपने क्या करना है, इम्तिहान हॉल में आप क्या कर सकते हैं वो बता रहा हूँ। पहले आपने क्या करना है, नंबर वाइज हजम को लिखना है, नंबर वाइज हजम को लिखना है, मतलब सबसे पहले आपने लिखना है टीवी, फिर आपने लिखना है, दूसरा कौन था, ईआरवी था या आईआरवी था, तीसरा कौन था, ईआरवी, और चौथा कौन है, आरवी। नो, अगर इम्तिहान में आपको ये पूछा जाए कि आपने ये बताना है कि आईसी, आईसी मतलब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, तो हमको मालूम है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी अगर आपको आएगी तो वो कब आएगी, जब आप टीवी को किसके साथ जमा करेंगे, आईआरवी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको आईसी कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1+2, 1+2। अगर आपको ये पूछा जाए इम्तिहान में कि आपने बताना है ईसी, क्या बताना है, ईसी, तो ईसी कैसा आएगा, ईसी आएगा टीवी प्लस एआरवी। इसका मतलब आपने क्या जमा करना है, आपने जमा करना है टीवी के लिए 1+2
3। फिर इसी तरह से अगर इम्तिहान हॉल में आपको पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है आपको इम्तिहान हॉल में, कौन है आप पीछे, आईसी, ईसी के बाद कौन है, वीसी। और वीसी के लिए क्या होता है, वीसी के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, टीवी, आईआरवी और ईआरवी, बराबर। और फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी के लिए तो पहला एक एफआरसी, अगर आपको पूछा जाए कि एफआरसी क्या है तो एफआरसी ईआरवी प्लस आरवी, इसका मतलब आप किसको जमा करेंगे, 3+4। फिर इसके बाद आपको क्या बताना है, वीसी यानी वाइटल कैपेसिटी, तो आपको मालूम है कि इन तीनों को अगर जमा करेंगे तो आपके पास कौन सी वैल्यू आएगी, वीसी, इसका मतलब 1+2+3, तो आपके पास कौन सी वैल्यू आ गई, वीसी। और इसी तरह से अगर आपको एग्जाम में ये पूछा जाए टीएलसी यानी टोटल लंग कैपेसिटी, तो आपने क्या करना है, 1+2+3+4। तो ये एक आसान तरीका जो लॉजिकली आप याद रख सकते, आपको सिर्फ क्या याद रखना है, आपको याद रखना है 1 2 3 4। 1 पे कौन है, टीवी, 2 पे कौन है, आईआरवी, 3 पे कौन है, ईआरवी, 4 पे कौन है, अगर आपने टीवी और आईआरवी को मिलाया तो आईसी, फिर टीवी और ईआरवी को मिला यानी 1+3 कर दिया तो ईसी, अगर आपने 3+4 कर दिया तो एफआरसी, और अगर आपने 1 2 3 कर दिया तो वीसी, और अगर आपने क्या कर दिया 1+2+3+4+ तो क्या आ जाएगा, टीएलसी। तो ये एक आसान सी सिंपल सा ट्रिक है, इसको याद रखिए। अगर एग्जामिनेशन में ईसी, आईसी, एफआरसी और वीसी 100% पूछता है तो आपको ये आसान है। इसी तरह से अगर उन्होंने पूछ लिया कि टीवी की वैल्यू कितनी रहेगी, यानी टीवी की वैल्यू कितनी है, तो टीवी की वैल्यू कितनी है 500 ml, ईआरवी की आईआरवी की वैल्यू कितनी है 2500 से 3000। तो अगर उसने पूछ लिया आईसी की वैल्यू कितने है, तो आपको मालूम है आईसी कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, टीवी प्लस आईआरवी, आप क्या करेंगे वहां पर लिखेंगे 500 जमा 2500, अब आपके पास वैल्यू आ गई। तो ये इतना आसान है अगर आपने इनको याद रखा तो। बात क्लियर है, ऑनलाइन वालों को बात समझ में आई, ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आई, अल्तनमश, उमैर, ठीक है। नाउ अब ईशा की नमाज के बाद दूसरा पॉइंट हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। नॉर्मली ये हो रहा है कि मैं चूंकि थक जा रहा हूँ और ईशा की नमाज के बाद घर के भी कुछ काम रह रहे, तो उसकी वजह से डेली बहुत मुश्किल हो रहा है कि मैं ईशा के बाद लेक्चर लूँ, लेकिन इंशाल्लाह आज नहीं तो कल ये मामला हल हो जाएगा। अगर आज हो गया तो इंशाल्लाह आज ईशा के बाद, अगर नहीं हुआ तो कल ईशा के बाद हमारा लेक्चर बिल्कुल रेगुलर रहेगा, ताकि मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि 3 घंटे मिनिमम हमारे लेक्चर हो, ताकि जनवरी के अंदर हमारा मैक्सिमम सिलेबस खत्म हो जाए, ठीक है। तो 11वीं का सिलेबस मेरे को 15 जनवरी तक खत्म करना है किसी भी हाल में, और 15 जनवरी के बाद 12वीं का सिलेबस जो कि फरवरी और मार्च तक मेरे को किसी भी हाल में खत्म करना है, ताकि आपको फिर मार्च में अप्रैल और पूरा महीना मिले, ताकि आप उसको अच्छे से रिवाइज कर सके, और फिर फटाफट मेरे को कंटिन्यूअसली 100 उर्दू के क्वेश्चंस के पेपर भी आपको फटाफट देना है, ताकि आप उसके ऊपर बैठ के और अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह या तो ईशा के बाद लेक्चर रहेगा या फिर कल रहेगा, ठीक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।